हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पावर प्लांट जीनियस में। फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है ये एफजीडी पर बेस्ड है। आज हम एफजीडी को कवर करेंगे। क्या होता है एफजीडी? एफजीडी मेनली सॉक्स कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। और एफजीडी सिस्टम फ्रेंड ये बहुत बड़ा और विस्तृत होता है। और अभी बड़े बड़े जो कैपेसिटी के प्लांट हैं इनमें ये लगाया जा रहा है। छोटे कैपेसिटी के जो प्लांट होते हैं फ्रेंड इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है और काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिंग सिस्टम का इसमें यूज़ किया जाता है। इसलिए जो बड़े प्लांट होते हैं इन्हीं पर ही ये एफजीडी सिस्टम लगाया जा रहा है, क्योंकि बड़े प्लांटों में सॉक्स इमिशन ज़्यादा होता है। इसलिए बड़े प्लांटों में इसे लगाना अभी गवर्नमेंट ने अनिवार्य कर दिया है। तो फ्रेंड, समझते हैं क्या होता है एफजीडी सिस्टम, किस तरह से सॉक्स को कंट्रोल करता है। और ये हो सकती है लास्ट तक अगर बने रहेंगे तो आपको पूरी जानकारी वीडियो के थ्रू मिल पाएगी। फ्रेंड, फर्नेस में जो हम एयर देते हैं और कोल का जो कंबस्शन कराते हैं, इससे फ्लू गैस में जो घटक होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, H2O जो कि वेपर फॉर्म में होता है, और नॉक्स, सॉक्स और सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर जिसे SPM कहा जाता है, ये सारी चीज़ें हमें फ्लू गैस में मिलती हैं। जिसमें से हम H2O जिसे कि सल्फर डाइऑक्साइड कहा जाता है और इसे सॉक्स भी कहते हैं, इसी सॉक्स को हमें रिड्यूस करना है एफजीडी सिस्टम के थ्रू, क्योंकि सॉक्स और नॉक्स ये दोनों एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम सॉक्स को एफजीडी सिस्टम के माध्यम से किस तरह रिड्यूस कर पाएंगे, इसे हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। फ्रेंड, सॉक्स एसिड रेन के लिए जिम्मेदार होता है और साथ ही ह्यूमन बींग्स के लिए भी अच्छा नहीं होता और ये हानिकारक होता है। इसलिए सॉक्स को हमें एक निश्चित पैरामीटर में मेंटेन करना जरूरी होता है। गवर्नमेंट ने इसके लिए बड़े प्लांटों को ये निर्देशित किया है कि ये 200 nm³ के ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसके अंडर ही रखना है इसे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड, एफजीडी सिस्टम को समझते हैं। फ्रेंड्स, हमने एफजीडी को 3 सेक्शन में डिवाइड करके रखा हुआ है। फ्रेंड, एफजीडी प्रोसेस में 3 तरह के प्रोसेस हमें देखने को मिलते हैं। पहला है ड्राई प्रोसेस, दूसरा होता है सेमी ड्राई प्रोसेस, तीसरा होता है वेट प्रोसेस। तो हम यहाँ पर वेट प्रोसेस को समझेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर एफजीडी सिस्टम को 3 सेक्शन में डिवाइड करके रखा है, जिससे कि आपको वीडियो पूरी तरह से समझ आए और इस तरह समझ आए कि जैसे आप इस जगह पर काम कर रहे हो। तो पहला जो सेक्शन है फ्रेंड ये प्रिपरेशन का है, दूसरा सेक्शन रिएक्शन, तीसरा सेक्शन प्रोडक्शन। पहला जो सेक्शन है फ्रेंड प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में किस तरह से सॉक्स कंट्रोल के लिए प्रिपेयर किया जाता है एफजीडी को, क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं और कौन सा मटेरियल हम यूज करते हैं, इन सारी चीजों को हम प्रिपरेशन में समझेंगे। तो देखते हैं प्रिपरेशन। फ्रेंड, यहाँ पर सॉक्स रिमूवल के लिए जो मटेरियल का यूज किया जाता है ये आप लाइम स्टोन कर सकते हैं, सी वाटर कर सकते हैं, अमोनियम स्क्रबिंग कर सकते हैं और सोडियम स्क्रबिंग कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो रॉ मटेरियल का यूज करते हैं ये CaCO3 जिसे लाइम स्टोन कहा जाता है और इसे कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। इसका यूज हम रॉ मटेरियल के लिए करते हैं। फ्रेंड, लाइम स्टोन का यूज हम क्यों कर रहे हैं ये जानना भी जरूरी होता है, क्योंकि इतने सारे मैंने जो आपको रॉ मटेरियल बताया इसमें से हमने लाइम स्टोन ही क्यों चुना, इसका भी रीजन है फ्रेंड। लाइम स्टोन का यूज करने पर हमें जिप्सम मिलता है और यहाँ पर एफजीडी सिस्टम के लिए काफी बड़ा ये एक प्लांट बिठाया हुआ है। तो इसमें जो लगने वाला वाटर है और मैन पावर है, साथ ही इसमें जो लगने वाले केमिकल होते हैं और रॉ मटेरियल है और पावर कंजप्शन, जो इतने इक्विपमेंट लगे हैं इनके जो पावर कंजप्शन है, इसे रिड्यूस करने के लिए, इसे मिनिमाइज करने के लिए हम यहाँ पर लाइम स्टोन का यूज कर रहे हैं। लाइम स्टोन से क्योंकि हमें जिप्सम मिल जाता है और जिप्सम को हम इन इंडस्ट्री में, जैसे कि मेडिकल इंडस्ट्री हो गई, ब्रिक्स इंडस्ट्री हो गई, सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, इन इंडस्ट्रियों में एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे प्लांट पर पड़ने वाला जो एक्सेस लोड होता है ये घट जाता है। प्रिपरेशन में फ्रेंड सबसे पहले हम लाइम स्टोन को इकट्ठा करते हैं। लाइम स्टोन क्योंकि यहाँ पर रॉ मटेरियल के रूप में है तो ये कुछ बड़े साइज में या छोटे साइज में हो सकते हैं, इसे एक यार्ड में इकट्ठा कर दिया जाता है। उसके बाद इसे हम क्रेशर में भेजते हैं। क्रेशर में भेजने पर इसके साइज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। फिर इसे बगल एलिवेटर में भेज दिया जाता है। बगल एलिवेटर के थ्रू इसे फिर अगला हम साइलो में भेजते हैं। साइलो में इसे स्टोर करके रख लिया जाता है। साइलो में इकट्ठा करने के बाद फ्रेंड इसे एक फीडर के थ्रू, जिसे लेगिंग फीडर कहा जाता है, इस लेगिंग फीडर के थ्रू इसे हम बॉल मिल में भेजते हैं। बॉल मिल में यहाँ पर एक साइड से लाइम स्टोन की एंट्री कराई जाती है,
के साइड से यहाँ पर वाटर को इसमें मिक्स कर दिया जाता है। यहाँ पर जब दोनों मिक्स होने के बाद में इसे ग्राइंड कर दिया जाता है। ग्राइंड होने पर इसकी जो डेंसिटी होती है 1270 के आसपास इस मटेरियल की डेंसिटी होती है फ्रेंड। अब फ्रेंड क्योंकि ये स्लरी के फॉर्म में आ चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसमें वाटर मिला दिया, तो ये स्लरी के फॉर्म में आने के बाद इसे नेक्स्ट हम एक स्टेनर के थ्रू यहाँ से गुजारते हैं। स्टेनर से एक स्पेसिफिक साइज ही निकल सकता है विन आउटेड स्टेनर के बाद में। फिर इसे हाइड्रोसाइक्लोन में भेजा जाता है। हाइड्रोसाइक्लोन में यहाँ पर एक स्पेसिफिक साइज के मटेरियल को आगे जाने दिया जाता है और जो साइज अनइवन है इसे फिर से बॉल मिल में भेज दिया जाता है। बॉल मिल में फिर से इसे ग्राइंड किया जाता है और ग्राइंड होने के बाद में फिर से ये प्रोसेस में आ जाता है और मटेरियल अगर सही है तो ये फिर से आगे बढ़ता है। इसके बाद में हाइड्रोसाइक्लोन होने के बाद में फ्रेंड इसे एलएसटी टैंक में भेजा जाता है। एलएसटी टैंक में इसे फिर स्टोर कर दिया जाता है। एलएसटी टैंक से आगे भेजने के लिए यहाँ पर 2 पंप लगे होते हैं जो कि बीएफडी मोड के होते हैं और जिसे कि जिस तरह से मटेरियल का रिक्वायरमेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग हम इसे कम या ज़्यादा भेज सकते हैं। तो ये फ्रेंड यहाँ तक का जो प्रोसीजर हमने देखा ये प्रिपरेशन कहलाता है। अब फ्रेंड नेक्स्ट इसमें हम सेकंड पॉइंट जो हमने बनाया था वो है रिएक्शन। तो रिएक्शन में क्या क्या होता है इसे हम समझते हैं। यहाँ पर रिएक्शन के लिए यहाँ पर एक एब्जॉर्बर टावर होता है। ये एब्जॉर्बर सिलेंड्रिकल टाइप का होता है। एब्जॉर्बर के नीचे हमने एलएसटी टैंक में जो मटेरियल डाल के रखा था उस मटेरियल को हम इस ऑब्जर्वर में डालेंगे। ऑब्जर्वर में ये कुछ रिसर्कुलेशन पंप लगे होते हैं जो आप फ्रेम में देख सकते हैं। इस रिसर्कुलेशन पंप के थ्रू ये वापस इसी टैंक में ऊपर आप देखेंगे इस लाइन के थ्रू ये फिर से यहाँ पर रिसर्कुलेट हो रहा है। लेकिन ये जो रिसर्कुलेशन है यहाँ पर ऊपर हमने हेडर में कुछ स्प्रिंकलर लगाए हुए हैं। इस स्प्रिंकलर के द्वारा इसे हम स्प्रे कराते हैं इसी टैंक में, जिससे कि इसका सरफेस एरिया बढ़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लू गैस के साथ में ये रिएक्ट कर पाता है। इसलिए हम यहाँ पर स्प्रिंकलर के थ्रू यहाँ पर स्प्रे कराते रहते हैं और ये रिसर्कुलेशन कंटिन्यू फ्रेंड चलता रहता है। इसके ऊपर में फ्रेंड ये डेविस्टर कहलाता है। जब हम फ्लू गैस को यहाँ से गुजारते हैं तब फ्लू गैस अपने साथ साथ ये जो लाइमस्टोन वाली जो स्लरी है इसे अपने साथ उड़ा कर ना लेके जाए करके हम यहाँ पर एक डेविस्टर लगा के रखते हैं। इसका डिजाइन फ्रेंड कुछ इस तरह का होता है कि ये गैस को पास होने देता है लेकिन साथ में जो मटेरियल होते हैं इसे यहीं पर रोक देता है। इसके ऊपर में क्योंकि अगर ये डेविस्टर में अगर गंदगी अगर लगी हुई है तो इसे साफ करने के लिए यहाँ पर हमने स्प्रे सिस्टम भी लगा कर रखा है जिसके थ्रू हम इस डेविस्टर को साफ करते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है फ्रेंड कि हमें इतना ज़्यादा पानी नहीं डालना है कि यहाँ पर स्लरी का क्वालिटी है ये डिस्टर्ब हो जाए। हमें बहुत ही कम यहाँ पर स्प्रे करना होता है और स्प्रे करके इसे साफ किया जाता है फ्रेंड। और बीच बीच में स्लरी में वाटर भी मिलाया जाता है जिससे कि स्लरी की क्वांटिटी को, पीएच को और साथ ही इसकी डेंसिटी को देखते हुए हम यहाँ पर स्लरी में कुछ वाटर भी मिक्स करते हैं। स्लरी फ्रेंड 1080 की डेंसिटी आने पर ही हम यहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट कराते हैं और इसका जो पीएच होता है 4.6 से 5.4 के आसपास हम इस स्लरी का पीएच मेंटेन करते हैं। फ्रेंड ईएसपी के बाद फ्लू गैस को एक बाईपास सिस्टम के थ्रू एक बूस्टर पंप लगा होता है। यहाँ पर इस बूस्टर पंप के थ्रू इसे वेलोसिटी बढ़ाई जाती है और बढ़ाने के बाद में इस एब्जॉर्बर के इस किनारे तक लाया जाता है। यहाँ पे लाने के बाद में क्योंकि हम यहाँ पर स्प्रे करा रहे हैं स्लरी का, तो इस स्लरी से ये वाटर के साथ में फ्लू गैस का जो SO2 होता है ये रिएक्ट करता है और H2SO3 बना लेता है और हमारा जो CaCO3 था ये वाटर के साथ में मिलकर, क्योंकि हमने स्लरी के फॉर्म पे यहाँ पर रखा हुआ है तो ऑलरेडी इसमें वाटर है, तो वाटर के साथ में मिलकर ये कैल्शियम 2 प्लस आयन HCO3 माइनस आयन प्लस OH माइनस आयन बनाता है। HSO3 बना था। ये हम यहाँ पर एक ऑक्सीडाइजर लगा होता है। इस ऑक्सीडाइजर के थ्रू हम यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई कराते हैं, मतलब एयर की सप्लाई कराते हैं, तो यहाँ पर ये रिएक्ट करके H प्लस आयन प्लस SO42 माइनस आयन बनाता है। फिर ये प्रेसिपिटेशन प्रोसेस के थ्रू Ca2 प्लस आयन SO42 माइनस आयन प्लस 2H2O ये आपस में रिएक्ट करते हैं, इस CaSO4 2H2O बनाते हैं और CO2 को फ्लू गैस के साथ में यहाँ पर रिलीज कर दिया जाता है। ये CaSO4 2H2O ये जिप्सम कहलाता है फ्रेंड, जिसे कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट भी कहते हैं। फ्रेंड फ्लू गैस का जो पासिंग टाइम होता है
एब्जॉर्वर में ये 3 सेकेंड का होता है, मतलब 3 सेकेंड तक ही फ्लू गैस यहाँ पर रह सकता है। 3 सेकेंड के बाद में ये वापस बाहर निकलता है। लेकिन मैंने एक चीज़ आपको यहाँ पर नहीं बताई थी कि जब ईएसपी के बाद में जब हम बाईपास करते हैं फ्लू गैस को, तो फ्लू गैस को बाईपास करने के बाद में यहाँ पर एक बूस्टर फिन लगा होता है। बूस्टर फिन के बाद में यहाँ पर जीजीएच लगा होता है। ये गैस हीटर कहलाता है। ये कुछ रोटरी एपीएच की तरह ही होता है। यहाँ पर एक साइड से फ्लू गैस की एंट्री कराई जाती है, फिर ये एब्जॉर्वर में जाता है और एब्जॉर्वर से जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो जब ये वापस रिटर्न होता है एब्जॉर्वर से, तो फिर से ये जीजीएच में घुस के फिर ये स्टैक के लिए चला जाता है, मतलब चिमनी के लिए चला जाता है। तो ये सारा जो प्रोसीजर था ये एब्जॉर्वर के अंदर में होता है और ये रिएक्शन प्रोसीजर के अंतर्गत में आता है। नॉर्मली फ्लू गैस में 2200 से लेकर 2000 nm³ के आसपास का SO2 मौजूद होता है, जिसे हम यहाँ पर एब्जॉर्वर से गुजरने के बाद में 110 से 150 तक कर देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जिस जिस प्लांट में एफजीडी लगी हुई है उस प्लांटों में 200 के ऊपर शॉक्स यहाँ पर नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर एफजीडी की जो एफिशिएंसी है फ्रेंड, ये 98% के आसपास की एफिशिएंसी होती है। और हमारा जो एफजीडी है ये 1980 TPH का यहाँ पर लगा हुआ है। फ्लू गैस का जो आउटलेट टेम्परेचर होता है फ्रेंड, ये 120 डिग्री के आसपास हम चिमनी में मेंटेन करते हैं। अगर हम 120 डिग्री के आसपास चिमनी में मेंटेन नहीं करते तो ये कोरोजन को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है फ्रेंड प्रोडक्शन। अब फ्रेंड हमने मटेरियल लिया, मटेरियल में एब्जॉर्बर में जाकर इसे रिएक्शन भी कराया। अब यहाँ पर जो स्लरी है इसका जो पीएच है मेंटेन रखेंगे, इसका डेंसिटी मेंटेन रखेंगे। अगर डेंसिटी और पीएच मेंटेन है तो 1080 के आसपास की जो डेंसिटी होती है स्लरी की, इस डेंसिटी के थ्रू हम ये मानकर चलते हैं कि हमारा जो स्लरी है, हमारा जो मटेरियल है ये जिप्सम है और इसे जिप्सम फिट पंप के द्वारा फ्रेंड इसे वैक्यूम बेल्ट में भेजा जाता है। वैक्यूम बेल्ट में किनारे किनारे पर ये कुछ नोजल्स आपको दिख रहे हैं, ये नोजल्स एक हेडर में जाकर जुड़ते हैं और इसका जो हेडर होता है ये वैक्यूम पंप से जाकर जुड़ा होता है। मतलब बेल्ट में अगर जो नमी है इस नमी को खींचने के लिए यहाँ पर वैक्यूम बेल्ट लगाया होता है। और ये जो आपको दिख रहा है ये जिप्सम है और जिप्सम आगे जाकर ये ग्रे टाइप के कलर का होता है और इसे फिर नीचे स्टोर कर लिया जाता है। अब क्योंकि जिप्सम बेल्ट में चला है तो इस बेल्ट में गंदगी होती है, तो बेल्ट को स्प्रे करके साफ किया जाता है। और जिप्सम में फ्रेंड 10% to 12% के आसपास में मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए। हमें पूरा जिप्सम का मॉइस्चर खत्म भी नहीं करना है, मतलब 10 to 12% के आसपास मॉइस्चर हमें जिप्सम में मेंटेन करना होता है। अब ये जिप्सम यहाँ पर स्टोर करने के बाद में इसे स्टोरेज यार्ड में भेज दिया जाता है। तो ये होता है फ्रेंड प्रोडक्शन। तो ये प्रोडक्शन का हमने सेक्शन भी देख लिया है यहाँ पर। तो ये पूरा एफजीडी का सिस्टम होता है फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।